सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी एथिक्स पेपर 2022 की एक केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट की ये डिमांड थी कि हम एथिक्स की एक केस स्टडी सॉल्व करें और ये हमारा तरीका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ये तरीका बहुत शानदार है क्योंकि इस तरीके से मुझे भी एथिक्स के पेपर में सौभाग्य से 126 मार्क्स प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम प्रैक्टिकल वे में इसको सीखने वाले हैं। जब जब यूपीएससी के एग्ज़ाम में मुझे एथिक्स के पेपर लिखने का मौका मिला, जैसे मैंने 4 बार मेंस दिया है, तो इनमें से 2 बार मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं और 2 बार अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब इसमें मेरे पास दोनों चीज़ें हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की और क्या अच्छाई की जिसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आए, वो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम ये करने वाले हैं। दोनों केस स्टडी के जो मॉडल आंसर है मैंने पहले बना लिए हैं ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो यदि आपके पास ये 2022 का ये पेपर आपके पास है, क्वेश्चन पेपर वैसे सभी एस्पिरेंट के पास होता है। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपकी टेबल पर क्वेश्चन जरूर होंगे। चाहो तो क्वेश्चन सामने रख लो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी हिंदी इंग्लिश में। या फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार केस स्टडी यहाँ पे पढ़ लेना, मैं आपको मौका दूंगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम केस स्टडी देखते हैं। एक बार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थी एक बार केस स्टडी वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, आराम से इस केस स्टडी को देख लीजिए, आराम से वीडियो पॉज करके, आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इसको ज़रूर देख सकते हैं। आराम से केस स्टडी पढ़ो, बहुत ही आसान ये केस स्टडी है जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले केस स्टडी को आराम से पढ़ो, बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ो ताकि ताकि चीज़ें आपके आराम से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आराम से जो भी आपको लगता है, वैसे एक तरीका आपको बताता हूँ कि यदि आपको फास्ट करना है, आपको लगता है कि आपको केस स्टडी बहुत ही फास्ट करनी चाहिए, तो आपके पास एक तरीका है। जैसे केस स्टडी पढ़ते पढ़ते ही उससे पहले आप, जैसे हम यहाँ पर केस स्टडी शुरू करते हैं, शुरू में जब हम केस स्टडी को शुरू करते हैं, शुरू में सबसे पहले केस स्टडी का एक फॉर्मेट आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि केस स्टडी का ये फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रो ज़रूर बताओ, 2-3 लाइन में एक इंट्रो जरूर बताओ। या तो इंट्रो ऐसे बता सकते हो कि इस केस स्टडी में किन मतलब चीज़ों का उल्लेख हुआ है, इनकी थोड़ी बहुत समरी बता सकते हो। या आपको एथिक्स की जो शब्दावली आती है उनको लेकर यदि कुछ चीज़ें पता है तो वो लिख सकते हो। या करंट अफेयर से जोड़ के या संविधान की कुछ चीज़ों से जोड़ के इनको लिख सकते हो। उसके बाद में हितधारक, बहुत सारे बच्चे पूछते लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। बिल्कुल लिखने चाहिए, ये कंपलसरी है, लिखना चाहिए। क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, हितधारक आपको लिखना चाहिए। हितधारक आपको हमेशा फ्लो चार्ट में लिखना चाहिए। और इसके बाद में एक चीज़, ये जो केस स्टडी 2022 में, उसमें एक फ़ायदा आपको है कि जो हम पहले लिखते थे नैतिक द्वंद्व मुद्दे सब, ये उन्होंने खुद ही पूछ लिए। फिर क्या किया उन्होंने, खुद क्वेश्चन आगे जैसे ए बी सी डी ई खुद ही क्वेश्चन पूछ लिए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, निष्कर्ष। ये केस स्टडी का आपका फॉर्मेट होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा आराम से देखना, वीडियो को पूरा देखना ताकि कभी समस्या आने वाली नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप इसको सही प्रॉपर वे में समझ लेते हो तो इसके बाद में आपको केस स्टडी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले इंट्रो करना है, उसके बाद में हितधारक, और उसके बाद में जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ए बी सी डी ई जो भी क्वेश्चन पूछे इनका जवाब देना है, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। पहले क्या हो रहा था, जो पिछले सालों में जो केस स्टडी आ रही थी उसमें इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, तो हम अलग से क्या कर रहे थे, नैतिक द्वंद्व या नैतिक मुद्दे अपनी तरफ से भी लिख रहे थे। लेकिन इस साल पूछे जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रफ फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ये चीज़ सेम अप्लाई होगी। ठीक है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं होगा। और तो मैं बता रहा था कि यदि आपको जल्दी केस स्टडी करनी हो ना, तो जैसे हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ, यूपीएससी एग्जाम में सेम ऐसा ही आपके पास वाइट पेज खाली पेज आएगा। ठीक है, उसमें नीचे से आपको आंसर शुरू करना होता है। तो आप यहाँ से 3-4 लाइनों का स्पेस देके चाहो तो हितधारक पहले लिख लो। यहाँ पे हितधारक आपने लिख लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो करने को तो बाद में भी कर सकते हैं, केस स्टडी पढ़ने के बाद में भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यूपीएससी मेंस के एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, विशेषकर एथिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो आपके साथ ये दिक्कत आने वाली है कि बड़ा पेपर होने के कारण कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे केस पढ़ रहा हूँ उसी समय मैंने यहाँ पे हितधारक लिख लिए, और यदि मुझे नैतिक मुद्दे लिखने हैं तो भी मैं यहाँ पहले से ही लिख लूँगा, ताकि पढ़ते पढ़ते जो नैतिक मुद्दे मुझे याद आएंगे लिख लूँगा। जैसे हितधारक सबसे पहले मैंने देखा रमेश, तो रमेश लिख लिया। फिर रमेश का परिवार है, ये जो भी है हितधारक हम लिख सकते हैं। यदि फास्ट करना हो तो एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल वे में जाना हो तो 15 मिनट के आसपास ये केस स्टडी वैसे भी आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या पूछा गया कि इसमें एक अधिकारी है, एक सिविल सेवक है रमेश। ठीक है, उनको 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में उनको तैनात होने का अवसर मिला। उनकी
जो माँ है वो बीमार है और उनके जो बच्चे हैं वो भी मतलब बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उनको हाल ही में राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। साथ में रमेश को खुफिया सूत्रों से कुछ गोपनीय रिपोर्ट मिली है कि जो अवैध प्रवासी पड़ोसी देश हैं से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जांच करेंगे। और उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने जब सीमा चौकियों की जांच की तो पाया कि कुछ सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले 2 परिवारों के 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा है। आगे की पूछताछ और जांच में पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के विशेष क्षेत्र में बचाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी है। अब देखो, जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई वो किसको सौंप दी? जो अतिरिक्त सचिव उनको सौंप दी है। हालांकि 1 सप्ताह के बाद में अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। थोड़ा आराम से पढ़ना वर्ड को। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि ये गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हो तो उन्हें न केवल राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होने वाली अगली पदोन्नति भी खतरे में पड़ जाएगी। तो एक देखो सामान्य ये केस स्टडी है, आराम से इनको आप पढ़ के कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले क्या करना है, केस स्टडी को आराम से पढ़ना है। मतलब जहाँ कन्फ्यूज हो तो वहाँ दोबारा भी उस लाइन को भी देख लेना, ठीक है। ऐसे आपको इंग्लिश मीडियम की जो केस स्टडी है उसको आराम से पढ़ लेना एक बार। पढ़ने के बाद में जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, इनको आप देख सकते हो। जो 5 क्वेश्चन उनका आपको जवाब देना होगा आते हैं, ठीक है। मैं दोनों साथ आंसर आपको दोनों दिखा दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उनके पास क्या ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हमें केस स्टडी के कुछ आधार तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि हम आंसर में तैयार करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। क्या है कि प्रस्तुत केस अध्ययन में एक सिविल सेवक के समक्ष व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों, व्यक्तिगत मतलब उनकी खुद की लाइफ की भी चुनौतियाँ हैं, उनकी माँ बीमार है, बच्चों की एजुकेशन का मामला है, साथ में मतलब और भी चीज़ें, उनकी पदोन्नति का मामला है, साथ में सार्वजनिक हित। आप जानते हो कि यदि बाहर से जो इलीगल माइग्रेशन होगा, जो प्रवासी भारत में आएंगे, तो कहीं कि हमारी राष्ट्रीय जो सुरक्षा उसको खतरा हो सकता है। तो अब उनको डिसीजन लेना इन दोनों में से कि अपने व्यक्तिगत हितों को वरीयता दी जाए या सार्वजनिक हितों को। तो इनके मध्य संतुलन के साथ साथ सत्यनिष्ठा और उनकी ईमानदारी की भी यहाँ पे फर्क है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस बात को गौर से सुनना कि एथिक्स के पेपर में जितना हो सके एथिक्स की शब्दावलियों को यूज में लेना। जो भी जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, एथिक्स की शब्दावलियाँ कैसे यूज में ली गई है। इसी प्रकार जैसे आप यदि इंग्लिश मीडियम का आप इंट्रोडक्शन देखते हो तो आराम से बहुत ही सिंपल वे में देखना। इन द प्रेजेंट केस स्टडी ए सिविल सर्वेंट इज ए चैलेंज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द पर्सनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एज टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश के भी सेम चीज़ें हैं, सेम इंट्रोडक्शन आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो आप जो स्टेक होल्डर अप्रोच है उसमें एक डायग्राम जरूर बनाना यार। उससे क्या होगा, एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि आपने जितने भी केस स्टडी उनमें अलग अलग डायग्राम बनाए या अलग अलग फ्लो चार्ट आपने बनाए, तो उससे भी एग्जामिनर निश्चित रूप से इंप्रेस होता है। तो हर एक केस स्टडी में 1-2 फ्लो चार्ट तो डाल ही देना, ये फ़ायदा मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे जो आप हितधारक की बात कर रहे थे हम, तो हितधारक में आप चाहो तो ऐसे फ्लो चार्ट रियल एग्जाम में से जरूर बनाना। तो सबसे पहले हितधारकों में कौन है कि रमेश एक सिविल सेवक के रूप में, ठीक है, हमने पहले देखा था केस स्टडी में। और रमेश का परिवार भी है, उनकी माँ है, बच्चे हैं, ठीक है। साथ में केस स्टडी में कौन है, अवैध प्रवासी है, सीमा सुरक्षाकर्मी है, उनकी जो भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ हैं वो बता सकते हो। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव और अन्य अधिकारी भी हैं, साथ में समाज भी है क्योंकि देश और समाज का मामला है। तो रियल एग्जाम में ऐसे ही आपको चाहो तो ऐसे स्टेक होल्डर आपको लिखने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्टेक होल्डर क्यों लिखने चाहिए। जब हम केस स्टडी में डिसीजन मेकिंग करेंगे ना कि आपके पास कौन से विकल्प होंगे, इन विकल्प का किन किन के साथ में क्या क्या प्रभाव होगा, तो वहाँ पे जो हितधारक है ना काम आते हैं। कि जैसे रमेश कोई डिसीजन ले रहा है तो उसका हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा, रमेश का डिसीजन का उनके परिवार पर क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, या जो रमेश डिसीजन लेंगे उनका अवैध प्रवासियों के जो भी है उनके साथ क्या मामला बनेगा। ठीक है, हिसाब से केस स्टडी में डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, इसलिए हितधारक अलग से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें नैतिक मुद्दे डायरेक्ट नहीं पूछे, लेकिन मैंने कोशिश की चलो कुछ लिखा जाए नैतिक मुद्दे। ठीक है, नैतिक मुद्दे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर ना, नैतिक मुद्दों में कि नैतिक मुद्दे क्या होते हैं। तो नैतिक मुद्दे एक्चुअल में वही होते हैं कि जैसे एक केस स्टडी में किन मुद्दों पर ज़्यादा बात की गई है, कौन सी चीज़ों का उल्लंघन किया गया है, या किन चीज़ों पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस केस स्टडी की बात करें तो इसमें नैतिक मुद्दे कौन से हैं, जैसे अवैध प्रवास का मामला है, उससे क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, तो ये बड़ा एक नैतिक मुद्दा है। नैतिक मुद्दा ये भी है कि अब प्रवासियों को देश में आने दें या नहीं आने दें। कई बार आपने देखा होगा कि रोहिंग्या के मामले में ऐसा होता है।
दूसरे देशों के प्रवासियों के मामले में भी ऐसा होता है कई बार कि उनको देश में जगह दी जाए नहीं दी जाए। तो ये नैतिक मुद्दे हैं काफ़ी, और भ्रष्टाचार की भी समस्याएं, नैतिक अनैतिकता की समस्याएं, साथ में स्वहितों और सार्वजनिक हितों के मध्य नैतिक दुविधा। अब मतलब अपने हितों को ज़्यादा वरीयता दी जाए या मतलब सार्वजनिक हितों को। अब अच्छे जो सिविल सर्वेंट होंगे जिनकी ईमानदारी बहुत अच्छी है, तो वो अपने हमेशा सार्वजनिक हितों को ज़्यादा महत्व देंगे। इसके अलावा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की परख है, समाज पर इनका क्या इंपैक्ट होगा। तो नैतिक मुद्दे एक्चुअल में ज़्यादा कुछ खास नहीं होते हैं, वो उस केस स्टडी में दिए होते हैं, बस आपको पहचानने की आवश्यकता होती है। और आप जब एथिक्स का एक बार सिलेबस पूरा कर लोगे ना, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप इंग्लिश मीडियम में जो स्टेक होल्डर, जो हमने उधर बात की थी, सेम स्टेक होल्डर है कि रमेश है, सिविल सर्वेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल, एडिशनल होम सिक्योरिटी, सेम वो एक स्टेक होल्डर है, इसमें कोई अलग से नहीं है। ठीक है, इथिकल इशू को भी आप चाहो तो डायग्राम में दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो। ठीक है, इथिकल इशूज यहाँ पे कौन कौन से हैं, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वो सेम जो हमने अभी देखा था, आप आराम से स्लाइड में देखो, पढ़ो, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अलग से होगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने क्वेश्चन में नहीं पूछी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लिखी, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड ऐसी होती है एक्चुअल में कि आपको ऐसा लिखना चाहिए, उससे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगता है। ठीक है, अब आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रमेश के पास विकल्प कौन कौन से हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रमेश के पास विकल्प कौन कौन से हैं। तो जैसे हम अपनी तरफ से विकल्प अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, और इसमें ये कोशिश करना कि सबसे जो बेकार विकल्प होता है ना उसको पहले रखना, और सबसे अच्छा जो विकल्प होता है उसको लास्ट में रखना। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ए है ना, उसमें पूछा गया कि सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास विकल्प कौन कौन से हैं, और आगे रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए। और सी में क्या है, प्रत्येक विकल्प की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें एक अप्रोच और काम कर सकती है, आप चाहो तो इनको एक साथ लिख सकते हो, जैसे ए और सी है ना, इनको एक साथ लिख के एक ही सारणी में बना लो कि उनके पास कौन कौन से विकल्प हैं, और इन विकल्प को आप सारणी में बना के ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो कि उनके पास 4 विकल्प है, तो यहाँ पे विकल्प लिख सकते हो, और यहाँ पे उनके पक्ष और विपक्ष लिखते हो, यानी मेरिट और डीमेरिट लिख सकते हो। ये भी एक तरीका है आपके पास कि उनके पास कौन कौन से विकल्प है। तो ए और सी आपके एक साथ कवर हो गया, आप चाहो तो लिख सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन ए एंड सी, तो उनका आंसर आप एक की सारणी के द्वारा दे रहे हो। तो इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि आपने कैसे संसाधन का यूज किया है, यानी आपको कितने पेज दिए गए, आपने कम पेज में उतना ही इफेक्टिव आंसर लिखा जो और लोग 3 पेज में लिख रहे थे, 2 पेज में लिख रहे थे। तो ये मतलब यहाँ पे मतलब फ़र्क नज़र आता है। ऐसा होता है रियल में, यूपीएससी मेंस के एग्जाम में एग्जामिनर को आप इंप्रेस करते हो अपनी चीज़ों से, तो इसका फ़र्क पड़ता है। आपने सिलेबस देखा होगा कई बार, उस सिलेबस मेंस के सिलेबस में लिखा भी होता है कि यहाँ पे आंसर की लेंथ ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं आपके विचार, इफेक्टिव तार्किक विचार मायने रखते हैं। चाहे कम शब्दों में लिखो, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसका भी फ़ायदा मिलता है कि आप कम टाइम में अच्छे आंसर देते हो, तो आपके पूरे जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से लिखे जा सकते हैं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन छूटने लगते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है कौन से उनके पास विकल्प है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों, उसका तर्क देना है, साथ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, और नैतिक दुविधा फोर्थ है, और इसके बाद में कौन कौन से उनके पास नीतिगत उपाय है किसको, अवैध जो घुसपैठ उसको रोकने के लिए। तो ये हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है जिनका हमें जवाब आगे देना है। चलो आते हैं क्वेश्चनों पे, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी क्वेश्चन देख लेना अपने। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात क्या है, केस स्टडी में, केस स्टडी में आंसर उसी के अंदर छुपा है। अब आपको अलग से सोचने की कुछ आवश्यकता नहीं, जितने भी हमें मटेरियल चाहिए आंसर के लिए सब कुछ उसके अंदर है, बस आपको अपनी जो विचार है उनको तार्किक रूप से यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रस्तावना या जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हितधारक अप्रोच अपनानी है। उसके बाद नैतिक मुद्दे लिखो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं, इतनी मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जैसे सभी केस स्टडी में लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ में लिख दिए, कुछ टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन उनके पास क्या है, उनके पास विकल्प क्या है, तो 4 विकल्प हम यहाँ पे लेते हैं, अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहला विकल्प क्या है कि रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे और सोशल मीडिया पर उसको लीक कर देंगे। ये देखो कितना थोड़ा सा बचकाना लगता है कि वैसे सिस्टम ऐसा चलता नहीं है कि आप आसानी से चीज़ों को सोशल मीडिया पर डाल दोगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपकी खुद की एक जो सर्विस की इथिक्स होती है, जिनको हम कोड ऑफ कंडक्ट और ये बोलते हैं ना, आचरण नैतिक संहिता वगैरह बोलते हैं। तो ये नहीं कहता कि आप ये चीज़ों को सोशल मीडिया पे इनको वायरल करो। कोई दिक्कत है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से या जो भी नियम और कानून बनाएंगे उसके हिसाब से एक प्रोसीजर होता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो यदि इसके मेरिट और डिमेरिट लिखें तो आपके पास अपने आप विचार आ गए। तो पहला ये सबसे खराब विकल्प है। ठीक है, उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार रिपोर्ट वापस लेना और मुद्दे को भूल जाना। ठीक है, उन्होंने बोला तो ले लिया, ये भी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। और तीसरा विकल्प है रिपोर्ट वापस नहीं लेना। थोड़ा सा मामला लग रहा है कि हाँ रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आगे इसकी जो भी कार्रवाई होगी देखा जाएगा। जो भी समस्या है अपने साथ पर्सनल लाइफ की होगी, सुलझाएंगे ना, क्यों नहीं सुलझाएंगे। मतलब हमें जब सर्विस में आते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना होता है,
और जब हम सेवा में आए हैं, सिविल सेवा आए हैं, तो फिर आपका जो इथिक्स है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपके जो भी डेडिकेशन है, वो कहता है कि मन नहीं, अपने जो भी नियम है उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ में। और फोर्थ विकल्प है रिपोर्ट वापस न लेकर सर्वोच्च अधिकारी के समक्ष मामले को संज्ञान में लाना। मतलब ये है कि रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे और जो भी ऊपर अधिकारी हैं उनको मतलब थोड़ा मामले को संज्ञान में लाएंगे ताकि रिपोर्ट आगे बढ़े, क्योंकि आप जानते हो कि कल कोई मामला खुलता है तो फिर बड़ा हो सकता है, फिर आपके ऊपर इसकी मतलब जो भी होगा आपको जिम्मेदार ठहरा जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने चारों विकल्प लिखे ना, यदि ये विकल्प ऐसे होते एक सारणी के अंदर है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो याद रखना, कोशिश करना है कि इनको एक सारणी में बनाई जाए। मैं आगे दिखाता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये 4 विकल्प लेके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आराम से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप इन ऑप्शन को और जा सकते हो कि जो चारों हमने अभी देखे हिंदी मीडियम वाले में, सेम आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास विकल्प है। आराम से इनको देखो। और आगे फिर रमेश को कौन से विकल्प की ओर जाना चाहिए, कि क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन की डिमांड है कि उनको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए और क्यों, उसके क्या कारण है। तो आपके पास फिर ये मतलब कई सारे यहाँ पर रीजन होने चाहिए, ठीक है। आते हैं एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि रमेश को यहाँ पे क्वेश्चन की बी की डिमांड थी कि विकल्प 4 की ओर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई 4 की ओर? तो इसलिए जाना चाहिए कि रमेश की लोक सेवा के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी है कि अपने जो भी उन्होंने मतलब अपनी संविधान की शपथ ली या उनको जो भी सेवा में आने के लिए चीज़ें, एक तरह से होता है ना कि सेवा के प्रति डेडिकेशन हो गया, जिम्मेदारी होगी, ये चीज़ें मायने रखती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी कंडीशन पर समझौता नहीं किया जा सकता। एक सिविल सेवक के लिए तो एक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ न केवल आम नागरिक के लिए जिम्मेदारी होती है कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करे, तो ये भी बड़ा मुद्दा है। इसी प्रकार जैसे विदेशी संबंधों का भी मुद्दा रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब प्रवासी माइग्रेशन ये सब चीज़ें होती है तो एक देश का मामला नहीं होता, कई देशों के साथ उनके जो विदेश संबंध जुड़े रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इन चीज़ों को लेकर कई बार थोड़े मामले बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से सोल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा एक अपना भी तो मन कहता है ना, अपनी अंतरात्मा। यदि आप किसी भी सेवा में हो, आप यदि एक सामान्य व्यक्ति भी हो, तो आपकी अंतरात्मा भी तो कहती है ना कि गलत कार्य नहीं करना है। तो ये देखो इथिक्स की शब्दावलियाँ हैं। इसके अलावा सत्य मार्ग पर अनेक चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने देखा अपने इतिहास में भगत सिंह है, इसके अलावा अपने जितने भी मतलब फ्रीडम फाइटर हैं, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, या और भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग बलिदान किया। वो चाहते तो अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन ये देखो ना सत्य के मार्ग पर वो टिके रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि चुनौतियाँ तो आएगी। जब आपने सिविल सेवा चुना, इतना बड़ा कार्य चुना है, तो चुनौतियाँ आनी है, लेकिन तैयार रहो। ट्रांसफर और पदोन्नति तो मतलब एक ऐसा कह सकते हो नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, रास्ते की जो ठोकरें हैं, नॉर्मल है, जो आपको ज़िंदगी में आगे मजबूत बनाएगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके हाथ में नहीं है, ट्रांसफर पदोन्नति आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, अच्छा कार्य करना, उनके ओर ये चीज़ें बता सकते हो। भविष्य में होने वाले कार्यों में रमेश का कोई खतरा नहीं, ये बात सही है। यदि आप विकल्प 4 की ओर जाते हो कि भाई उनको रिपोर्ट वापस में नहीं लेनी है किसी कंडीशन पर, और आगे जो अधिकारी है उनको संज्ञान में लेना है, और आगे जाकर ऐसा मामला बढ़ता है कि प्रवासियों के कारण कुछ देश की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को खतरा बनता है, तो फिर ये मामला रमेश पर आएगा कि रमेश ने उस समय कार्रवाई नहीं की, ठीक है। इसके अलावा समाज व राष्ट्र के प्रति उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। एक आम आदमी की भी नैतिक जिम्मेदारी उसी प्रकार आप जानते हो हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छे कर्तव्य निभाए, सत्य के मार्ग पर चले, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है फिर, विकल्प है जो सी क्वेश्चन था ना कि उनके विकल्प की आप मेरिट और डिमेरिट बताओ। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर कैसे रहता, यदि इस केस स्टडी को आप सोल्व करते हो तो ए और सी को एक साथ लेना, ठीक है। ये जो विकल्प है ना, इन विकल्प को आप ए और सी को एक साथ मिला लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए और सी को यहाँ साथ लेना। जैसे आगे की जो केस स्टडी मैंने सोल्व की है, ठीक है, जो आगे की केस स्टडी आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने साथ ही लिया है जानबूझ के, क्योंकि ये एक अनुभव होता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे मैंने ए और बी दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया कि उनके पास विकल्प क्या और उनका मूल्यांकन। जैसे आप सारणी देखोगे, ये देखो यहाँ पे विकल्प लिख लिया, इनका साथ में पक्ष आ गया, विपक्ष आ गया, यानी एग्जामिनर के लिए अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, फिर ये एक साथ हो जाएगा इनका। ये मैंने वैसे पूरी तैयार कर दी है, आपको पता है ना कि जो एथिक्स का पूरा अपने मॉडल आंसर है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए तैयार किए हैं, बहुत मेहनत लगी इनमें, ठीक है। इन दोनों पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लेना इनको, बहुत अच्छा खासा इसमें समय निवेश आप मान के चल सकते हो। वैसे क्वालिटी आपको यहाँ पे पता लग रही होगी, इसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऐसा वैसे कोई तैयार करता भी नहीं है, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि इतना डेडिकेशन के साथ किसी ने आंसर मुझे दिए हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखना, आप अप्रिशिएट कर सकते हो हमारे प्रयासों को, ठीक है। आगे आते हैं वापस अपने मुद्दे पर।
कि मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे आपको लगे ना कि हाँ इन दोनों को सारणी बना के हम एक साथ कर सकते हैं, जैसे ए और सी यहाँ पे साथ आ सकते थे। अब क्वेश्चन सी की डिमांड क्या कहती है कि उनको विकल्प पर चर्चा करनी चाहिए कि पक्ष और विपक्ष में लिखो। जैसे विकल्प फर्स्ट है तो यहाँ पे देखो विकल्प फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वापस ऊपर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि रिपोर्ट वापस लेना व सोशल मीडिया में इसको लीक करना। तो दोनों एक साथ आने चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का कि हमें साथ में लिखने हैं, क्योंकि जब हम पहली बार किसी केस स्टडी को करते हैं तो हमें आइडिया नहीं रहता, लेकिन जब अनुभव होता है, जैसे मुझे इसको करने के बाद में एक अनुभव पता चला, आगे की जो 5 केस स्टडी उसमें ये गलती नहीं की, उनको साथ में लिखने की कोशिश की, ताकि एग्जामिनर भी ये चाहता है, एग्जामिनर ने शायद ये विकल्प जानबूझ के अलग अलग रखें ताकि हर एक व्यक्ति की अप्रोच कैसी होगी। तो एग्जामिनर अप्रोच भी चेक करता है आपकी माइंड की, आपकी तार्किक क्षमताओं की। तो इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि यूपीएससी है ना यार, आपके आंसर तो सभी लिखते हैं, लेकिन यूपीएससी जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं उनको कैसे पता लगेगा कि आप में सिविल सेवाओं का गुण अधिक है। तो ये चीज़ें होती है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है उनकी पहचानने की। और मेरा 4 बार मेंस लिखने का अनुभव ये कहता है कि वास्तव में यूपीएससी ऐसी चीज़ें चेक करता है। ठीक है, तो विकल्प फर्स्ट में जैसे हम जा रहे थे कि रिपोर्ट वापस लेगा तो उससे क्या होगा, राष्ट्र हितों को नुकसान होगा। रमेश को कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन राष्ट्र हितों को नुकसान होगा उससे, कि जैसे रिपोर्ट वापस लेगा तो रमेश के जो हित है कि उनका ट्रांसफर नहीं होगा, उनकी पदोन्नति हो जाएगी। लेकिन विपक्ष क्या होगा कि मतलब उससे क्या होगा, सिविल सेवा की नैतिक आचरण संहिता के खिलाफ होगा और राष्ट्र हितों को नुकसान आएगा। ये बहुत आसान होते हैं, जब आप सिलेबस कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा है कि जैसे विकल्प सेकंड क्या था, हम ऊपर वापस चलते हैं। सेकंड में क्या देखा, उस अधिकारी को निर्देशानुसार रिपोर्ट वापस लेना और मुद्दे को भूल जाना। जब तो इससे भी क्या होगा, सब हितों को फायदा होगा, लेकिन वही बात है, राष्ट्रीय हितों को नुकसान होगा, अवैध प्रवेश की घुसपैठ जारी रहेगी। फिर क्या होगा कि रिपोर्ट वापस नहीं लेना, तीसरे विकल्प है ना कि सत्यनिष्ठा ईमानदारी की आस नहीं आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, लेकिन सब हितों को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो पार्ट थोड़ी देर समय के लिए कि मतलब कहीं नहीं कि उनकी हो जाएगी। ऐसे तार्किक रूप से आप बात कर सकते हो। ट्रांसफर और पदोन्नति की समस्या आ सकती है। और विकल्प 4 क्या है कि मतलब रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे। तो क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के साथ समझौता नहीं, और हमेशा सत्यनिष्ठ और कद्रनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में मजबूत पहचान होगी, और सभी हितों को तात्कालिक रूप से नुकसान हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव इसमें ज़्यादा है कि यदि आपको इनमें से विकल्प चुनना हो तो बेस्ट विकल्प ही चुनना, प्रैक्टिकल वाला चुनना। ठीक है, और फिर क्वेश्चन की आगे आगे डिमांड थी नैतिक दुविधाएं। नैतिक दुविधाएं या नैतिक द्वंद्व होता है क्या है, दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व, यानी डिसीजन मेकिंग में समस्या आती है ना कि किस डिसीजन की ओर जाए, तो उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा पैदा करते हैं, एक तो स्वहित बनाम सार्वजनिक हित। अब हो सकता है कि स्वहित यहाँ पे किसी व्यक्ति के ज़्यादा हावी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डेडिकेशन वाले होते हैं, ईमानदारी वाले लोग होते हैं, वो सार्वजनिक हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग नैतिक रास्ते पे चलते हैं, कुछ अनैतिक रास्ते चलते हैं, कुछ सत्यनिष्ठ होते हैं, कुछ भ्रष्टाचार के रास्ते चले जाते हैं। ठीक है, राष्ट्र हित बनाम स्वहित, अवैध शरणार्थी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये दो के बीच में आपको ढूंढने, ये एक प्रैक्टिस के बाद में आने लग जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि नैतिक दुविधाएं फाइंड कैसे करें। ये आ जाता है, आप पढ़ो तो सही एक बार। ठीक है, और जितनी भी केस स्टडी है उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिया भी है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, यदि आप एक भी मॉडल आंसर सही ढंग से ये जो मैंने बनाए इनको भी देख लेते हो ना, इथिक्स का आपका 90% काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा तो रखा है यूट्यूब पर सब कुछ, नोट्स भी आपको फ्री में सब कुछ दे रखा है। अब ये मॉडल आंसर देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन था ना कि इसमें ताकि अवैध प्रवासियों की घुसपैठ से खतरे निपट नीतिगत उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसमें फिर नीतिगत उपाय हमें बताने हैं कि थोड़ा सा हमें सीमाओं की प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा। जैसे आजकल स्मार्ट फेंसिंग, बाड़बंदी का मामला चलता है, विशेष के स्मार्ट फेंसिंग मुद्दा लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह में ये पड़ोसी देशों के साथ मामला है तो इसके में कूटनीतिक संबंधों की ओर ध्यान देना होगा। साथ में खुफिया एजेंसियों के मध्य और समन्वय की आवश्यकता है यहाँ पे, और जो भ्रष्ट सुरक्षाकर्मी है वहाँ पे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर काफ़ी चर्चा में रहा था, इनका सही क्रियान्वयन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी पहचान पत्र बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, उनमें थोड़ी पारदर्शिता की आवश्यकता है, और साथ में अवैध शरणार्थियों की रोकथाम हेतु कानून का सही क्रियान्वयन होना चाहिए। इससे बहुत सारे मतलब हमने हमारे यहाँ देश में पासपोर्ट से संबंधित ऐसे कानून बने, उनका थोड़ा सही से क्रियान्वयन होना चाहिए। लास्ट में हमने कहा था कि एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है, वो भी पॉजिटिव। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक लोक सेवक की सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, कुशल नेतृत्व ही उसे नैतिक दुविधा से बाहर निकालने व राष्ट्र की सुरक्षा में सहायक होता है। देखो, आप पढ़ के आपको ये लगेगा कि शब्दावली हमने बहुत अच्छे से एथिक्स की यूज में ली, साथ में अंडरलाइन करना ना भूलना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो जो भी हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे था ना, पॉलिसी मेजर्स टू डील विद द थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। तो यहाँ पे वही बातें जो हमने अभी चर्चा में की थी, आप आराम से पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चों की दुविधा ये थी नहीं कि इंग्लिश में उनको नोट्स नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब तो कोई शिकायत नहीं करोगे, अब तो आपके पास नोट्स आराम से इनको पढ़ सकते हो, और हिंदी में हम समझ रहे थे। और इथिकल डिलेमाज जो हमने अभी देखी थी यहाँ पे, उनको भी देख सकते हो, डायग्राम के माध्यम से इनको प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा डायग्राम लगता है ये, आप एग्जाम में बनाओगे ना, याद रखना इथिक्स के हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम फ्लो चार्ट दिखना चाहिए। केस स्टडी में चाहो तो 2 बना सकते हो, ये दिखना चाहिए, और आराम से इनको आप इसमें एक बॉक्स में आराम से इनको प्रेजेंट करो, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आगे आप देखोगे तो जैसे मैंने जो ऑप्शन लिए हैं
कि जैसे यहाँ पे देखना, जो भी ऑप्शन लिए साथ में ले लिए, साथ में इनके मेरिट और डिमेरिट हमने यहीं बता दी। 4 जो ऑप्शन हमने लिए हैं, चारों की मेरिट डिमेरिट, ये तरीका अपनाना, ये बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और बाकी सभी मॉडल आंसर आप देखो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यार ऐसा यदि मुझे मिलता समय पे, जब मतलब शुरुआत में मैंने जब तैयारी शुरू की थी, आज तो चलो मैं अपने लिए खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही मुझे मेहनत करनी है, आपके लिए भी बना रहा हूँ, दोनों के लिए सेम बन रहा है अभी तो मटेरियल। लेकिन ऐसा पहले मिला होता तो मतलब कहना ही क्या था, जो टू दी पॉइंट आपकी तैयारी को आगे बढ़ाता है, आपका समय बचाता है, आपके लिए एफर्ट करता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताओ अपनी राय। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।